और हमने बचपन से बीमारी के बारे में ही देखा और सुना, तो खुद से जागरूकता हो गई कि नहीं चलो डॉक्टर ही बनते हैं लोगों का। मेडिकल फील्ड को चुने? नहीं, देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही दूसरा नहीं था, क्योंकि हमने बचपन से ही डॉक्टरी देखी थी। मेरे माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे, हैं फिलहाल। और डॉक्टर सुमन, जिले के सबसे मशहूर, बताइए कि डॉक्टर बनने का सफर जो हुआ, क्या मन में आया कि आपने कहा है आप कभी भी आके मुझे चेक कर सकते हैं कि मैं फ्री में इलाज करता हूं या नहीं करता के बीच मौजूद है जिले के मशहूर आई स्पेशलिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ। बताइए कि डॉक्टर बनने का सफर जो हुआ, क्या मन में आया कि आप मेडिकल फील्ड को चुने? और हमने बचपन से बीमारी के बारे में ही देखा और सुना, तो खुद से जागरूकता हो गई कि नहीं चलो डॉक्टर ही बनते हैं लोगों का। और पुरानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं। अच्छा, ये बताया जाए, मोतियाबिंद हो गया, एक नया बीमारी आ गया, खैर मोतियाबिंद वर्ड। कभी भी आए मुझे चेक करें, और नहीं आज मैं करता हूं तो आप डॉक्टर, आप सर को। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता जज पॉडकास्ट, और आज का पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट होने जा रहा है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि आज हम लोग के बीच मौजूद है जिले के मशहूर आई स्पेशलिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ और सुमन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विशाल गुप्ता। विशाल जी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका भी बहुत स्वागत है, और हमारी जनता का भी स्वागत है कि आज आपने मौका दिया हमें कुछ समाज को जागरूक करने के लिए। तो आइए बात करते हैं समाज के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि डॉक्टर बनने का सफर जो हुआ, क्या मन में आया कि आप मेडिकल फील्ड को चुने? नहीं, देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही दूसरा नहीं था, क्योंकि हमने बचपन से ही डॉक्टरी देखी थी। मेरे माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे, हैं फिलहाल। और हमने बचपन से बीमारी के बारे में ही देखा और सुना, तो खुद से जागरूकता हो गई कि नहीं चलो डॉक्टर ही बनते हैं लोगों का, को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत शुरू से ही मुझे डॉक्टर बनने का ही बचपन में ही ख्याल आ गया, माँ बाप को देख के, फिर हम आगे बनते चले गए। आपकी माता जी डॉक्टर सुमन जिले के सबसे मशहूर और पुरानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं। अच्छा, ये बताया जाए कि माता पिता यदि डॉक्टर हों तो बच्चे को इस फील्ड में आने में आसानी होती है कि परेशानी होती है? आसानी होगी। देखिए दोनों चीज़ें हैं, परेशानी भी होती है और आसानी भी है। आसानी इसलिए है कि आप बचपन से ही इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो जो मेडिकल का जो बेसिक टर्म्स होता है या जो भी सामान्य बातें होती हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप बचपन से ही सुन रहे होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, और सीरियसनेस पेशेंट का, सीरियस पेशेंट को कैसे मैनेज करना, वो भी आप देख रहे होते हैं। और घर पे भी हमेशा आपस में जब माँ बाप दोनों डॉक्टर हो तो बार बार घर के अंदर डिस्कशन भी मरीजों के बारे में होता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सारी चीज़ें जाती रहती हैं। उसका दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे महाभारत के समय पेट के अंदर जब अभिमन्यु था, तो जब उनकी माँ बाप बात करते थे युद्ध के बारे में जी, तो बहुत सारी चीज़ें अभिमन्यु पेट में ही सीख गया था, चक्रव्यूह वगैरह सब कुछ। तो उसी जब हम लोग इस समाज के अंदर मौजूद हैं, इस धरा पे मौजूद है और बातें हो रही हैं, और अगर हमारा कान खुला है तो चीज़ें स्वतः आपके अंदर चली जाती हैं। जैसे जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैं देखता था कि बहुत लोग ब्लड से डरते थे, बच्चे घबरा जाते थे मेडिकल कॉलेज में, ब्लड क्या था। हम लोग का बचपन से ही देखने का आदत, बीमार लोग में क्या देना, मेडिकल क्या देना, किसको बीमार मानेंगे, कौन सा वायरल फीवर है क्या, ये बचपन से बहुत सारी चीज़ें है। तो मुझे लगता है 20% नॉलेज, ट्रीटमेंट वाला नॉलेज वो आपको आ जाता है, तो ये आसानी होती है। अच्छा, कठिनाई इसलिए है कि जब आप डॉक्टर के बच्चे होते हैं तो समाज को आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको मेहनत करके उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ता है। तो ये थोड़ी सा टफ चीज़ है। सब देखता है उस डॉक्टर का बेटा है, इसको भी अच्छा होना चाहिए, अपने माँ बाप से आगे निकलना चाहिए। तो ये लोगों के बीच में अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। जी, ये परेशानी है। जैसे कि अमिताभ बच्चन के सामने अभिषेक बच्चन खत्म हो गया, सचिन तेंदुलकर के सामने खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाए ये लोग। लेकिन लोगों ने, इनको जो प्लेटफॉर्म मिला उसको इन्होंने ठीक से ये नहीं कर पाए वो लोग। हमको लगता है जिस प्रकार घर जो होता है और माँ पहली शिक्षिका और घर पहली पाठशाला होता है, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं? आपका पहला मेडिकल कॉलेज आपका घर ही निकला? मेडिकल कॉलेज ही था वो मतलब मेडिकल कॉलेज में लोग 5 साल ही पढ़ते हैं ना। हम तो अगर हम अभी जितने साल के भी हैं, सारी उम्र पढ़ाई में बीत गई। कभी जान के पढ़ाई पढ़ी, कभी अनजाने में भी माँ बाप बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें कान से, जैसे आपके घर में सपोज कि अगर कोई आदमी है वो स्वर्ण व्यवसायी में ले लेता हूँ, उस घर में उसके माँ बाप क्या बात करेंगे, क्या सोने का भाव ऐसा था,
चांदी में ये कलेक्शन आया है, उसके कैरेट वगैरह सोने में ये कलेक्शन आया है, ये नया ट्रेंड है, या जो कपड़े वाला है वो कपड़े वाली बातें करेगा, जो और वो बातें करता है, वो चीज़ें उनका बच्चा बचपन से ही सीख जाता है। वैसे हम लोग बचपन से ही मेडिकल की बातें कर, और दूसरी चीज़ें तो थी नहीं हमारे, माता खाना भी नहीं बनाती थी कि खाने की बात होगी, तो माता पिता जब भी बैठते थे या उनके जो भी दोस्त लोग आते थे सब डॉक्टर ही होते थे। तो इससे आपके अंदर एक चीज़ें, ये चीज़ें अपने आप आ जाती है। इसलिए आप देखा भी होगा आपने, अगर भोपाल में भी देखे और अगल बगल के शहर में भी देखे, तो जनरली डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनना प्रेफर करते हैं। मतलब 90% एक तो विरासत को भी संभालेंगे, प्लस क्या कि विरासत क्या है, देखिए अब समाज में आए हैं तो सब समाज का, विरासत कुछ नहीं है, कोई आप लेके पैदा थोड़ी होती है। विरासत वाली शब्द जो है ये बड़ा कि मतलब कॉलोनियल टाइप की चीजें हैं, जैसे हम तो विरासत तो कुछ नहीं है। हाँ, आप पैदा हुए हैं, माँ बाप आपके डॉक्टर हैं, तो आपके लिए डॉक्टर बनना आसान हो जाता है, और आप उन चीज़ों को लेके चलते हैं। समाज को भी आपसे एक ये रहता है कि आप डॉक्टर के बच्चे हैं तो अच्छा डॉक्टरी कर पाएंगे क्या, बचपन से ये चीज़ों को देख रहे हैं, ये फायदा होगा। अच्छा विशाल सर, आई फील्ड में, आँख के क्षेत्र में ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट 2 टर्म है। हाँ हाँ, नहीं 3 टर्म है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिकल टेक्नीशियन बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। जी जी जी, इन तीनों टर्म के बारे में मैं बताऊँ आपको। देखिए, जब अगर आपको डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल जहाँ करना है, डॉक्टर जी, तो डॉक्टर शब्द के लिए आपको MBBS होना पड़ता है, तो आप डॉक्टर बनते हैं जी। अब आप डॉक्टर फिजिशियन भी हो सकते हैं, डॉक्टर सर्जन भी होते हैं, उसके लिए MBBS करना पड़ता है, चाहे सर्जन हो चाहे फिजिशियन हो। उसके बाद आप सर्जरी ज्वाइन करते हैं तो MS करते हैं, और फिजिशियन है तो MD करते हैं, या फिर एक और बीच है DNB। ये भी एक तरह का, DNB का मतलब DNB भी एक डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, एक गवर्निंग बॉडी है जो हमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री देती है। MBBS में तो DNB नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देती है। हाँ, देती है। तो अगर आप MBBS तो आपको करना ही है डॉक्टर कहलाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर कहलाने तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं तो पहले आप MBBS हैं, मतलब MBBS हैं, उसके बाद ही वो होंगे, उसके बाद ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनेंगे जी। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन हैं, ये लोग MBBS नहीं हैं। पहला फिर से बताएं सर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब वो MBBS है जी। MBBS करने के बाद फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई, मतलब कब स्पेशलिस्ट की ओर चले जाएं उसे कहते हैं, वो हो गया जी, तो वो हो गया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया। और ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऑप्टिशियन जो भी हैं वो कोई MBBS नहीं है, दे आर नॉट MBBS। क्या हम आम भाषा में कह सकते हैं क्या कि ऑप्टोमेट्रिस्ट वो डॉक्टर है जो डॉक्टर नहीं है? अच्छा, डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर कैसे हो जाएंगे? डॉक्टर के लिए क्या बनना पड़ता है आपको? मतलब MBBS। अच्छा, तो डॉक्टर कैसे हो गए? यानी जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो डॉक्टर नहीं है? नहीं, डॉक्टर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में MBBS करना पड़ता है भाई साहब। तो मान लीजिए जो BUMS है वो डॉक्टर नहीं है? आयुष है ना वो। अच्छा, वो अलग डिपार्टमेंट। बताओ जी, डॉक्टर क्या है जी? डॉक्टर एक प्रोफेशन है जी, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। अगर आप MBBS को डॉक्टर मानते हैं जी, MBBS को डॉक्टर मानते हैं, जिसको हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर जिसको बोलते हैं, MBBS उसके लिए करना पड़ता है। तो MBBS करने के बाद आप एक MBBS डॉक्टर बनते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद आप PG करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट अपने चुने हुए फील्ड में करते हैं। जैसे मेडिसिन वाले MD करेंगे, सर्जन वाले MS करेंगे, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे तो MD वाले DM करेंगे, MS वाले MCH करेंगे। तो पहले ये आप गांठ बांध ले, ये आप समझ ले, लोगों को भी समझा दे कि MBBS इज इक्वल टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्लस PG। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है आपको, पहले MBBS करना पड़ेगा, हाँ MBBS करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब ऑप्थेल मतलब आई को देखने वाला, अच्छा, डॉक्टर ट्रीट करने वाला। ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिकल टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक डॉक्टर को मदद करने वाला कंपाउंडर। मतलब एक तरह से कहीं ये लोग असिस्टेंट हो सकते हैं, कंपाउंडर, डॉक्टर नहीं हो सकते। कैसे डॉक्टर हो सकते हैं? तो ऐसे लोग तो ज्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट यही लोग ज्यादा हैं। हाँ, तो डॉक्टर कैसे ज्यादा हो पाएंगे? उससे पहले आपको MBBS करना पड़ेगा, फिर PG करना पड़ेगा, तो कैसे ज्यादा हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे ज्यादा हो पाएंगे? अभी क्या, कोई भी चीज अगर ज्यादा है, तो वो बहुतायत में अगर पाया जा रहा है तो वो तो इसका मतलब वो करना आसान है। जी, वो करना आसान है। अच्छा, आंखों के बारे में भी लोग ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के जरिए, और 2 डिपार्टमेंट होता है, एक फिजिशियन एक सर्जन।
क्या आपके फील्ड में भी फिजिशियन सर्जन है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं। वो तो सर्जन होते ऐसा हैं। नहीं है कि सर्जन दवाइयां नहीं लिखता है, वो सर्जन तो दवाइयां लिख लिखेगा, सकता है, लिखेगा। लेकिन जो केवल दवाइयों के बेस पे वो तो सर्जरी नहीं कर करेगा। सकता है। वही पूछना है। जैसे फिजिशियन जो होते हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स, एमडी मेडिसिन, एमडी रेडियोलॉजी, एमडी स्किन, ये लोग दवा के द्वारा इलाज करते हैं। एमएस ऑप्थेल, एमएस ईएनटी, एमएस सर्जन, ये लोग ऑपरेशन के द्वारा इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते और जब ऑपरेशन कर देते हैं तो घाव को सूखने के लिए दवाइयाँ फिर मेडिसिन पे आते हैं। जैसे कोई दवाइयाँ, जैसे कोई चीज है जिसको सर्जरी की जिसमें आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई छोटा सा गॉल ब्लैडर में छोटा सा स्टोन हो गया, या किडनी में छोटा सा स्टोन है, बहुत छोटा स्टोन है, जो हो सकता है कि दवा के पानी के ज्यादा पेशाब आने से वो बाहर निकल सकता है, तो उसकी दवा ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसकी वो दवा दे देते हैं। तो सर्जन जो होता है वो सर्जरी भी करता है, और घाव को भरने के लिए, घाव को दर्द में, अब सर्जरी करोगे तो दर्द होगा ना, ऑब्वियस होगा, तो उसका दर्द का दवा कौन लिखेगा? फिजिशियन को बुलाओगे? नहीं, आप ही लिखेंगे। लिखेंगे, मतलब वो जो सर्जन है वही लिखेगा। हाँ। अच्छा सर, कुछ और दुविधाएं हैं लोगों के मन में, जैसे आम भाषा में लोग जानते हैं कि डॉक्टर एमबीबीएस, आपने भी कहा एमबीबीएस है तो डॉक्टर है। एमबीबीएस के बाद लोग लिखते हैं एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो गया, यहाँ भी लोग समझते हैं। एमएस लिख दिया जाता है तो लोग समझते हैं कि मास्टर ऑफ सर्जन। लेकिन अब इसके बाद कुछ टर्म आते हैं, डीएम आता है, और एमसीएच, एफसीएच, एमसीएच, ये सब क्या टर्म है? ये क्या टर्म है मैं बताऊं आपको। देखिए, फिर मैंने आपको समझाया, एक हम लोग मानते हैं जो हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम है वो एलोपैथी है, और पैरेलल स्ट्रीम के अंदर बीओएमएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, उनके भी काम करने का और तरीका है, वो अपने अपने डिग्री लेके अपने काम को करते हैं। ठीक है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर कोई डिग्री नहीं है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम अपने देश में रहते हैं जहाँ लोग डॉक्टरों को ही डॉक्टर से मतलब ये, इसको लोग डॉक्टर को डिग्री समझते हैं, इसलिए हमें मजबूरी में डॉक्टर विशाल कुमार, डॉक्टर फलाना कुमार लिखना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर इज नॉट अ डिग्री, डॉक्टर प्रोफेशन है। डॉक्टरेट एक डिग्री है जो पीएचडी करने के बाद मिलता है, तो वो लोग डॉक्टर लिखने के ओरिजिनल अधिकारी है। अच्छा, वो लोग डॉक्टर ओरिजिनल अधिकारी है, जो डॉक्टर नहीं है, मतलब डिग्री कहेंगे तो डॉक्टरेट वाली डिग्री जो पीएचडी जो करते हैं वो लोग अपना डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर लिखे जो लिखे, हम भाई डॉक्टर तो लिखना कोई मतलब नहीं बनता। हम विशाल कुमार हैं, एमबीबीएस है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, डीएमबी है, डिप्लोमा है, एमसीएच है, एमडी है, वो अलग चीज है। चिकित्सक भी तो हैं। चिकित्सक, डॉक्टर मतलब चिकित्सक हैं, अंग्रेजी में डॉक्टर, हिंदी में चिकित्सक। तो कहाँ लिखता है चिकित्सक विशाल कुमार? इंग्लिश में लिखते हैं ना, वो मतलब वो एक मिसनोमर है, एक समाज को नहीं समझ में आता इस चीज। अगर हम लिख देते विशाल कुमार, तो डॉक्टर है ही नहीं है, तो डॉक्टर लिखा ही नहीं है, और एक कोई जोरा छाप आदमी है जिसको कुछ नहीं आता, डॉक्टर लिख दे तो डॉक्टर हो गया। हमारे यहाँ थोड़ा सा देखिए, हम तो आगे बढ़ ही रहे, लेकिन हमारे अभी भी अज्ञानता है, थोड़ा शिक्षा है, लोगों में जागरूकता की कमी। कैसे आपने पूछ दिया कि ये ऑप्टोमेट्रिस्ट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लेके आए, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस, ऑप्टिशियन, क्या डॉक्टर करें? ये एमबीबीएस नहीं है, यानी कि ये डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर ही नहीं है। अगर कोई जाता है तो नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो सकती है, होती ही है। और सर ऐसे कहा गया है कि जैसे कि ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो हम दूसरे तरह से कह सकते हैं आई इज द लाइफ ऑफ ह्यूमन। लाइफ ह्यूमन नहीं, देखिए आंख अगर आपके पास, आप खुद जो भी आदमी अगर आंख का महत्व समझना चाहता है तो वो 1 मिनट के लिए आंख बंद करके देख ले, क्या कर सकता है वो देख ले। लाइफ कितनी कठिनाईपूर्ण भरी हो जाएगी, कठिन हो जाएगी आपकी, जब आपकी आंख बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आंख बंद करके 1 मिनट में, तो उसको बताना नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है या क्या ऑर्गन, मैंने दुनिया अंधेरा हो गया। लेकिन ये दुविधा है हमारे देश की, और जो भी है हमारा, उसको नहीं उसके अंदर जाना चाहते हैं। कभी भी आंख जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को भी चैरिटी में ही देखा जाता है कि ड्रॉप एक तो मिल जाए कहीं लेके उसको हम डाल दे, आंख मेरी ठीक हो जाए, और खराब भी हो जाए तो हम उसमें आजकल मतलब उस पर ध्यान प्रॉपर नहीं है लोगों का। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि डीएम के बारे में हम लोग नहीं जाने। हाँ, मैं बताऊँ आपको, फिर आपको मेडिकल में हम जाते हैं। तो पहला आप एमबीबीएस करते हैं, जिससे आप ग्रेजुएट होते हैं जी, जिसके नीट वीट का एग्जाम आप देख रहे लड़के सब दे रहे हैं, वो ग्रेजुएट हो गया एमबीबीएस। तो यानी एमबीबीएस यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपने ले ली। हाँ, मेडिकल फील्ड में उसका नाम है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। यस, आप ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद अब आपको चूज करना होता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं सर्जन बनूंगा, फिजिशियन बनूंगा, ऑप्थेल्मिक सर्जन बनूंगा, जनरल सर्जन बनूंगा, या रेडियोलॉजिस्ट बनूंगा। जी, उस हिसाब से आप एग्जाम देते हैं, आपको रैंक आता है, और अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। तो फिर जिसको फिजिशियन बनने का आदत है तो वो बनने की इच्छा, तो उसने एमडी ज्वाइन कर लिया।
एमडी कर रहा है वो, या जिसको सर्जन करना उसने एमएस कर लिया। तो सर एमडी को और- डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कहते हैं? नहीं, एमडी जो है वो हो गया मास्टर ऑफ ड्रग। अच्छा, मास्टर ऑफ ड्रग मतलब वो एजुकेशन के फील्ड में। मास्टर ऑफ ड्रग बोला है, तो मतलब अच्छा, एमडी मास्टर का ऑफ आप उसको आप लोगों को समझाने के तरीके में समझ लीजिए। एमडी मतलब दवा लिख के मरीज का इलाज, एमडी एमडी। एमएस मतलब काट पीट सर्जरी करके। डॉक्टर का हो गया, बस समझ गया आप सिंपल। और जब अब हम एमडी और एमएस कर लेते हैं तो फिर हमारे ऑर्गन को हम लोग देखते हैं कि ऑर्गन के अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है जो वाइटल ऑर्गन। एक है हार्ट। हार्ट। तो जैसे ही हार्ट का इलाज हम दवा के थ्रू करते हैं तो उसको बोलते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं एमडी के बाद, डीएम डिग्री मिलता है, डीएम। अच्छा अच्छा। डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। अब वो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट जो चुपचाप बैठ के एक हार्ट का ही इलाज करेगा, मतलब वो कोई इलाज- सुपर स्पेशलिस्ट हो गया। उसके बाद डीएम गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, खाने की नली का इलाज, जिसमें एंडोस्कोपी हो गया, मतलब डाइजेशन संबंधित डाइजेशन सारे। हो गया। डीएम नेफ्रो, किडनी किडनी का संबंधित। इलाज। डीएम न्यूरो, ब्रेन। दिमाग का इलाज। डीएम एंडोक्राइनोलॉजी मतलब थायराइड, हाँ। शुगर। ग्लैंड्स वगैरह। अब इधर आ जाएंगे, वही करेगा क्या, फिर वो करेगा एमसीएच, एमएस के बाद करेगा एमसीएच सर्जरी, जनरल एमसीएच, जीआई सर्जरी। अब जो गैस्ट्रो पेट का जो इलाज जो गोली से हो रहा था, जब वहां नहीं हो पाएगा, उसमें कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, फट गया, तो एमसीएच, जीआई सर्जरी। एमसीएच यूरोलॉजी। आम भाषा में गोरखपुर में डॉक्टर अनुज सरकारी हैं, हाँ। वो सर्जरी वगैरह करते हैं। पता नहीं क्या है, वो नहीं पता, जो अब भी है, उनके डिग्री को देखेंगे। देखना पड़ेगा। एमसीएच यूरोलॉजी, जैसे हमारे साथ हमारे अस्पताल में डॉक्टर जमाल बैठते हैं, हाँ, जमाल वो सर। एमसीएच यूरोलॉजी हैं। अच्छा, वो एमसीएच हैं। हाँ, पहले उन्होंने एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया और एमसीएच किया फिर उसके बाद। मतलब वो अपने क्षेत्र के टॉप मोस्ट, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं। मतलब वो अपने क्षेत्र के पितामह हो गए। हाँ, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं। ऐसे जमाल सर के बारे में उनको हम एक स्पेशल नाम दिए हैं। जो भी वो नाम भले ही डॉक्टर हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं उनके स्टाइल को देख के इंजीनियर डॉक्टर जमाल। तो वैसे ही एक डॉक्टर सदाब नाम है, मैं भूल गया उनको, वो बैठते हैं उनके सामने, जो घोषण सिन्हा पेट्रोल पंप था उसके सामने। सदाब, डॉक्टर सदाब। हाँ, वो है डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, उनको देखा। कार्डियोलॉजी के मास्टर हैं। ऐसे मास्टर डॉक्टर हैं। लोग हैं जो लोग बैठते हैं यहाँ पे। गोपाल में भी अपने उन्होंने बैठना शुरू किया है। शुरू कर दिया, डॉक्टर बैठ रहे हैं। गोपाल के लिए, जनता के लिए अच्छी बात है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ के जो सुपर स्पेशलिटी, हम लोग सुपर के, हम लोग उनके नीचे, एक पायदान नीचे हम लोगों ने। देखिए हमारे में क्या है कि जैसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें सुपर स्पेशलिटी नहीं है ही नहीं। नहीं। मतलब पीडियाट्रिक्स चाह के भी नहीं कर हम लोग सकते। कल इंड स्टेज, हम लोग जिसमें हम अपने टॉप लेवल पे है। 5 मंजिला बिल्डिंग था, 5 मंजिला पहुंच गए। हाँ। जैसे आप करेंगे, एक और चीज है, आप मत बताओ, एमडी पीडियाट्रिक्स, जैसे डॉक्टर एसबी प्रसाद हैं, बहुत अच्छे एमडी कौन? पीडियाट्रिक्स। एसबी प्रसाद, एसबी बहुत अच्छे डॉक्टर है, उधर उनका क्लिनिक है डॉक्टर कौशला मैडम के आगे। तो वो क्या है, तो एमडी पीडियाट्रिक्स है। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद फेलोशिप वगैरह होता है, ट्रेनिंग, छोटी मोटी ट्रेनिंग्स होती है, मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज कोई डिग्री ऐसा उसके ऊपर नहीं। तो ये हो गई आपकी मेडिकल की बात कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है, डीएम क्या है, एमसीएच क्या है, अब समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात बताइए, आम तौर पे एक आदमी को अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी बार जांच कराना चाहिए, चाहे क्या करना चाहिए? जांच कराने से आंख स्वस्थ नहीं रहता है। देखिए, आपके शरीर का जो भी ऑर्गन है उसका देखभाल आपको खुद से करना है, आप उसके मालिक हैं। जी जी जी। आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पढ़ाई कर लेनी है, थोड़ा बहुत अपने आप को टोन अप कर लेना है, तो सब चीजें ठीक रहेंगी। हाँ, एक काम जरूर करना चाहिए, बच्चे जब छोटे हैं तो अगर उनका आंख में भैंगापन या कुछ तिरछापन नहीं हो रहा है, क्या सर? भैंगापन, आंख में टेढ़ापन या बहुत बड़ी आंख तिरछी हो जाती है, अगर वो नहीं हो रही है, बच्चे का आंख एकदम स्वस्थ है, सीधा है, तो जब वो 5 साल का होता है या 6 साल 5 साल स्कूल जब स्टार्ट करता है जी, उस समय उस बार एक बार उसका विजन चेक करना चाहिए। ये नेशनल कंट्रोल फॉर प्रोग्राम ऑफ ब्लाइंडनेस गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, अभियान है, जिसमें स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है जी। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टीचर को ही उस बच्चे के विजन को स्क्रीन कर लेना, लेकिन हमारे यहाँ होता नहीं है ये। तो टीचर कैसे कर पाएगा? बहुत आसान है ना। विजन कैसे चेक, आपको अगर अपने बच्चे का विजन चेक करना तो क्या करना है, आपने चेक कराया हुआ है, आपका विजन ठीक है, आपको पता है जी। बस आपको करना क्या है कि कैलेंडर ताक देना है सामने दीवार पे, जी,
एक आंख बंद कर लीजिए। अब ये मान लीजिए कि आपको वो चीज देखना आता है आपको, मतलब आपका विजन 6/6 है, ये आप अपना चेक करा लीजिए। 6/6 मतलब 6/6 पैरामीटर होता है विजन चेक करने, जैसे ब्लड प्रेशर 120/80 नापते हैं ना, 6/6 एक पैरामीटर है, उसमें 6वीं लाइन को 6 मीटर डिस्टेंस से देखना होता है। 6 मीटर डिस्टेंस? हाँ, वो उसका एक्सटर्नल चार्ट होता है। चार्ट के बारे में चार्ट जब आप लगाएंगे तो वो करना, अगर चार्ट आपके पास नहीं है ना तो सिंपल, अगर आप एक कैलेंडर से भी जांच कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका। आपने पता कर लिया, डॉक्टर को दिखा कि भाई मेरी रोशनी ठीक है, मैंने देखा, बोला डॉक्टर साहब आपका विजन 6/6 है, आप फिट होगा। अब आप एक कमरे में आ जाइए, एक कैलेंडर टांग दीजिए सामने दीवार पे, टांग दिए। अब एक आंख को बंद कर लीजिए, अब उसको देखना शुरू कीजिए और देखते हुए पीछे तक आइए, जहां तक आपके आंख से वो कैलेंडर साफ दिख रहा है वहां रुक जाइए। फिर इस आंख को बंद करके उस कैलेंडर को साफ देख लीजिए, वहां एक मार्क मार लीजिए नीचे। यहां से ये कैलेंडर साफ दिखे तो रोशनी सही है। बस बच्चे को वहां खड़ा कीजिए, आज क्लास 1 के बच्चे को खड़ा कीजिए, उसका चेक कर लीजिए, कल क्लास 2 का चेक कर लीजिए, परसों 3 का चेक कर लीजिए, 4 का चेक कर लीजिए। तो फिर एक और ना बात है कि हमारा वर्ड्स जो कैलेंडर पे लिखा है वो कितना बड़ा लिखा है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने अपनी आंख को ठीक करा लिया, डॉक्टर से दिखा लिया, आपका आंख एकदम फिट है, आपका आंख जो देख रहा है वो सही देख रहा है, आप सही, मतलब मैं ही उसका पैमाना हो गया ना, आपने चेक करा लिया, मतलब आपको डॉक्टर ने देख के कह दिया कि डॉक्टर साहब, भाई साहब आपका आंख एकदम फिट है, तो सब अपने आंख को बंद करके उसको देख के पीछे आ जाइए, वहां लगा लीजिए, वो सबके लिए मान्य होगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, बच्चों पर और बड़ों पर क्या यह पैमाना सेम है कि अलग अलग है? सेम है। जब आप बच्चों का आंख का विकास 3 साल में पूरा हो जाता है, यानी 3 साल के बाद नो एडल्ट नो चाइल्ड। आंख से दिमाग से भी आप देखते हैं किसी की दिमाग की लंबाई बढ़ती है क्या? जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका एक हिस्सा दिमाग होता है, 3 हिस्से में पूरा बॉडी होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो 1/10वां हिस्सा से भी कम दिमाग हो जाता है और सारा बॉडी हो जाता है। तो बॉडी का और दिमाग का और आंख का विकास 3 साल तक पूरा हो जाता है, क्योंकि दिमाग अगर ठीक से काम नहीं करेगा आपके बच्चे का, हाथ का सिस्टम उसी में है, हाथ ही नहीं चलेगा तब तो उसका काम ही खत्म। यानी बच्चों को में आंखों का टेस्ट करने के लिए हम एक स्वस्थ आदमी, स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति आराम से अपने क्लास में चेक कर सकता है। सर आपने 6/6 का भी टर्म एक लिया, 20-20 क्या टर्म? वही 6/6 है ना, 6 उसको मीटर में 6 फीट में 20-20। अच्छा, उस वही टर्म है कि 20 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए, 20 सेकंड तक देखना चाहिए। नहीं, वो तो अलग है, 20-20-20 वो अलग पैरामीटर। क्या है वो हम लोग जो है 20-20-20 एक पैरामीटर हम यूज करते हैं, एक ये मेथड है अपने आप को स्वस्थ रखने का। एक टर्म आ गया है नए जमाने में, उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, उसमें होता है कि आज हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर आपके पास होता है, काम कर रहे हैं, उसी पे आपका ध्यान है, तो आंखें थक जाती हैं, आंख में ड्राइनेस आ जाता है। ड्राइनेस आ जाता है, उसको कहते हैं, एक रूल है 20-20-20, मतलब 20 मिनट काम कीजिए, हाँ 20 सेकेंड आराम कीजिए। कितना? 20 सेकेंड। कैसे? 20 फीट अवे देखिए, किसी दूसरे जगह देखिए, खिड़की से बाहर देख लीजिए, हाँ। किसी और को देख लीजिए, कोई मनपसंद आदमी उसको देख लीजिए। अच्छा, 20 फीट दूर की 20 फीट दूर हम ज्यादा भी देख सकते हैं। इन्फिनाइट 20 फीट के बाद के डिस्टेंस को इन्फिनाइट माना जाता है। अगर आप 20 फीट देख रहे हैं या उससे दूर देख रहे हैं, बात बराबर ही है। हम आंख में 20 फीट के बाद अगर आप देख रहे हैं तो उसको इन्फिनाइट मांगते हैं। 20-20-20 ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए ट्रीटमेंट है। और आंख को फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग थोड़ा कर लीजिए कि आंख के अंदर आंसू आके प्रॉपर आंख को गीला कर दे। अच्छा, ड्राइनेस को दूर करें। अच्छा, ड्राइनेस होता है तो क्या क्या होता है सर? यही आंख में जलन हो जाएगी, विजन ब्लर हो जाएगा, ईचिंग होगा, गड़न चुभन होगा, मतलब एक्वस भरा होना चाहिए पूरा, आंख में आंसू भरा होना चाहिए। आंसू, वही एक आंसू इसलिए नहीं बना एक्वस मतलब पानी होता है, आंसू टीयर्स, हाँ, लैक्रिमल ग्लैंड का सेक्रेशन जारी है। टीयर्स आंख में प्रॉपर होना चाहिए। आंख टीयर्स रोने के लिए थोड़ी होते हैं, टीयर्स आंख को गीला करने के लिए रखते हैं। जी। अच्छा सर, ये बच्चों में आजकल एक आ गया है, मम्मी लोगों में एक बीमारी आ गया है कि मम्मी लोगों को कुछ काम करना है। आप आई स्पेशलिस्ट हैं, हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं कहना चाह रहे हैं जानबूझ के कि लोग नहीं समझ पाएंगे। आई स्पेशलिस्ट इसीलिए कह रहे हैं, आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं और आपकी बातें लोगों को ज्यादा जहन में आएंगी। आजकल लड़कों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों का। लोग काम करने के लिए मम्मी लोग अपना मोबाइल दे रहे हैं और मोबाइल दे रहे हैं, वो घंटों घंटे रील्स देखते जा रहा है।
इसका असर उसके आंख और दिमाग दोनों पर पड़ता है कि आंखों पर? कभी भी देखिए, किसी एक होता है यूज एब्यूज, यूज अब्यूज। ये भी किसी चीज का यूज कीजिएगा तो अच्छी बात है, एब्यूज कीजिएगा तो बुरी बात है। एब्यूज हो गया ना वो तो। मोबाइल भाई सब क्यों बना? यूज के लिए, क्या यूज है उसका? हम बात कर सके, अपना मैसेज दे सके, सब प्रॉपर। सिनेमा देखने के लिए मोबाइल थोड़ी बना है, उसके लिए टीवी है, लैपटॉप है, टैब है। जितना ही छोटे स्क्रीन पे देखते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उतना एकोमोडेशन ज्यादा यूज करना पड़ेगा। आपकी बातें महिलाएं बड़ी ध्यान से सुनेंगी सर। नहीं, लेकिन वो महिलाएं उस चीज को करती नहीं है। मेरे पास जब भी लोग आते हैं बच्चों को लेकर, रोज कितने लोग आते हैं, क्या सलाह देंगे उन्हें बताइए? लोग आते हैं हमारे पास बच्चों को लेके और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने डांटी बड़ी मोबाइल देखता। जी जी जी। अब लड़का की उम्र बा, वो हेती चुकी लड़का बा 4 साल के 5 साल के, तो सबसे पहले हम यही पूछे नहीं उनकर माई से कि बाबू कमा के किन ले बका मोबाइल बा। सही बात है, उतना हम दे देवे नहीं, हम दे तरु तू हमारा करी। हाँ सही है, डरवा दी हमने। जब मोबाइल देखा था ना, सब देख के खोज ली हमें, डरे के बाद कान के डरे के कान के कहता बुर्बक मत पूछा। कहती अब तू मोबाइल छोड़ दो तो किया खराब हो जाई। अब तब बबुआ तहार मोबाइल छोड़ी, लाला लाला लोरी करके जब खाना किए बू, हम पूछे नहीं कि जब वो लाला लाला लोरी दूध में कटोरी आवेला तो अबे ना करला कोनी के, तुम लाला लाला लोरी करो, दूध भात खिलाओ। जे हमने के खइले बने सब बचपन में, और सूत के खाए तो कहो कि खइबो तो कुकुर के पेट में चल जी। अरे क्या बात है, याद है जरा। हाँ, हमने वैसी जमाने में जिए हैं। तो अब तुम ही नहीं ध्यान दोगी भाई, अब तुमको बच्चों को खाने खिलाने का टाइम नहीं है और काम भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। काम भी कुछ नहीं। अगर एक आप भी मतलब शादीशुदा है, आपको बच्चे हैं, हम भी हमारे भी शादी हुई थी, हमें भी बच्चे हुए थे। तो जब हमारी शादी हुई थी तो अगला हमारा काम क्या था कि भाई कैसे भी हम बच्चे को पैदा करें, बच्चा पैदा करें। तो जिसको इतने हमने शौक से उसको पाला है और उसको हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं खिलाने के लिए, खाने के लिए समय दे पा रहे हैं, फिर हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनको यही सजेशन क्या देंगे कि आप पहले खुद सुधरिए? हाँ, मोबाइल मत खरीदिए, चाहे मोबाइल इस समय से इस्तेमाल कीजिए। आप अच्छा ये बताइए भाई साहब, आप रात में जब घर में जाते हैं तो सही से बताइएगा, आपकी वाइफ उधर मुंह करके मोबाइल, आप इधर मुंह करके मोबाइल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? नहीं, वो अपने मैके लग जाती है। चलाते हैं ना, आप भी उधर चलाते हैं, भी उधर चलाते हैं। जब आप भी वही काम कर रहे हैं तो बच्चा भी बगल में बैठा हुआ एक मोबाइल लेकर चलाएगा। जब हम ही गड़बड़ हैं तो वो गड़बड़ होगा ही। तो आप ऐसा है कि अगर आपका काम उसको है तो समय को थोड़ा डिवाइड करिए, कुछ समय मोबाइल में काम के लिए, कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए, तभी वो बच्चे आपके उस चीज को फॉलो करेंगे। अच्छा सर, ब्लू लाइट फिल्टर वाला जो चश्मा होता है, यह वाकई फायदेमंद होता है कि मार्केटिंग का एक जरिया है? देखिए प्लीज देखिए, हमेशा नई नई चीजें आती रहती हैं। पहले ARC ग्लास आया, फिर कोटिंग वाले ग्लास आए, फिर कुछ आया। तो देखिए साइंस है, साइंस इवॉल्विंग चीज है और नई नई चीजें आती रहती हैं, होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो ब्लू लाइट जो फिल्टर चश्मा है ऐसा मिरेकल कर देगा जो नॉर्मल ग्लास नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं जो अगर आप किसी भी ग्लास को लगा लेते, जैसे आप धूप में जा रहे हैं आप, तो जो भी मार्केट में अवेलेबल सस्ता से सस्ता 300 रुपए का, 200 रुपए का भी ग्लास है, वो 92% यूवी लाइट को खत्म कर देता है, अल्ट्रावायलेट रे को। जी, जो भी ग्लास, अगर प्लास्टिक का कोई नहीं है, चश्मा भी लगा लिया तो 92% अल्ट्रावायलेट रेज को उसने, यानी नॉर्मल सस्ता जो वर्ड दिए टिनहिया चश्मा, हाँ वो नहीं है चश्मा, वो 92% से 94% तक मतलब मैक्सिमम वो खत्म कर देगा। अब 6% को कम करने के लिए वो पोलराइड का खरीदिए, या रेवन का खरीदिए, या गुची का खरीदिए, प्राडा का खरीदिए, ओकले का खरीदिए। तो ये भी जो भी 92% से जो भी आप महंगा चश्मा खरीदते हैं वो आप अपने आंख को ठीक करने के लिए नहीं खरीदते हैं, अपने स्टेटस नहीं, दूसरे को जलाने के लिए खरीदते हैं। अच्छा, कोई अपने स्टेटस को दिखाने के लिए सब दिखा रहे हैं। आपका स्टेटस के बाद में पता नहीं है कि आप कौन है, हम कौन है। बेशक बेशक, हम क्या, हमको पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जान रहे हैं, आप क्या भी जान रहे हैं, हम क्या हम भी जान रहे हैं। बेशक बेशक, हम फटा हुआ चप्पल पहने हैं, पैंट पहने हैं, लोग हमको जान रहे हैं हम क्या है, आप ही जान रहे हैं। बेशक बेशक, हम इसलिए जलाई, हाँ, ये पहन ले बने। तो रेबन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लोग पहनते हैं। हिंदुस्तान का यही हाल है। नहीं देखिए, जहाँ पे आपका पर कैपिटा इनकम वैसा है, आपका समाज वैसा है, उस तरह की सैलरी है, वैसी चीजें हैं, तो समझ में आता है। जैसे यूरोप में
यहाँ पे रेमन 5,000 रुपये का आता है या 10,000 रुपये का रेमन आता है। यहाँ पे जनरल सैलरी कितनी है? 20,000 25,000 30,000 की सैलरी में बेचारा 10,000 का तो रेमन खरीद नहीं पाएगा। अब आप उसको पहन के उसको जला रहे हैं। आज यहाँ पे क्या है, किसी की सैलरी 30,000 है, किसी की सैलरी 30 लाख है। इतना दी डिस्क्रिपेंसी, वेरिएशन बहुत ज्यादा वेरिएशन। जब आप बाहर जाएंगे तो वेरिएशन थोड़ा कम है। जिससे बाहर का ब्रांड है वहाँ पे सस्ता मिलता है। वहाँ पे जैसे 30,000 यूरो कमा रहा है, उसको 300 रुपये यूरो में चश्मा मिल जाएगा, तो आराम से 300 यूरो का चश्मा खरीद लेगा। 300 यूरो, 400 यूरो, या 500 यूरो, 500 कुल 6,000, मतलब उसके बजट में सब कुछ रहता है। वैसे होता है। तो अब जब वहां से इंडिया आता तो महंगा हो जाता 10,000 का। तो चश्मे से के ब्रांड से यूवी लाइट का प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आदमी जो नॉर्मल आदमी है, टीचर है या कुछ ऐसा जो महंगा चश्मा नहीं खरीद सकता, एकदम ही ना खरीदे। हिंदुस्तान के फास्ट ट्रैक और बहुत सारे हिंदुस्तान का ब्रांड है जिसमें 300 350 रुपये में बहुत सुंदर चश्मा आता है। उसका यूज लगाइए और मजे में रहिए, वही फायदा करेगा 100%। आप अपने लिए नुकसान भी कर रहे हैं इसके लिए बोल के, क्योंकि आपका खुद का अपना क्लिनिक चलता है ना। तो मैं क्लिनिक लोग उल्लू बना के पैसा बनाने के लिए क्लिनिक थोड़ी खोला है। समाज को क्या आपके यहाँ 300 वाला चश्मा मिलता है? हमारे 300 का चश्मा ही मिलता है। 300 का ही चश्मा मिलता है हमारे 300 का चश्मा ही मिलता है। अब यहाँ हो सकता है पॉडकास्ट में आप बोले वहां जाने पर हो जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ, कुछ बहुत लोगों ने एक बार कुछ बात कहीं पे चल रही थी, तो लोगों ने कहा कि आप फ्री करके दिखाइए। हमने कहा हमारे यहाँ रोज फ्री ही चलता है, आप आके चेक करके चले जाइए। आप आइए, चेक करके चले जाइए। आप आइए, जाके वहाँ पे काउंटर पे कहिए भैया मुझे आँख को दिखाना है डॉक्टर विशाल को, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं फीस जमा नहीं कर सकता हूँ। फिर आपको डॉक्टर विशाल ना देखे तो बता दीजिए। पॉडकास्ट के जरिए बहुत लोग ये बात देखेंगे और हो सकता है कि बहुत लोग पहुंचे भी। नहीं, बहुत लोग जाते रहते हैं श्रीमान, तो मुझे क्या डर। लोग आते रहते हैं, लोग दिखाते रहते हैं। आपके यहाँ ये भी सुविधा है, आयुष्मान योजना आपके तहत काम करता है। हमारे लोग आके पूछते हैं कि भाई साहब आपके ऑपरेशन का चार्ज क्या है। मैं बताता हूँ 0 रुपया से लेकर 35,000 तक। 0 से 35? हाँ, आप 0 में भी करा लो, आयुष्मान से भी करा लो। 0 मतलब आयुष्मान नहीं, आयुष्मान में तो 5 रुपया देते हैं मोदी जी। अच्छा, वो देते हैं जिनके पास आयुष्मान नहीं है। एक आदमी का पैर भी हम लेके आपके पास गए थे, हमको अच्छी तरीके से याद है कि मतलब आयुष्मान के तहत ही देखना था, तो आपके ऑफिस में हम गए थे। हाँ। शायद आपको याद आ जाए जब हम बोले, कहे कि सर इनका ट्रीटमेंट करना है, तो आपने एक वर्ड बोला था, हमको अंदर से झकझोर दिया। आपने कहा था कि सर आप जिसका पैरवी करने आए हैं ना, उसका पैरवी आपसे बहुत बड़ा आदमी किया है। हमको लगा अरे बाप क्या बात है। फिर आपने कहा कि उसका पैरवी आपसे, हमसे बहुत बड़ा आदमी पैरवी उसका कर रहा है। हमने कहा कि कौन भाई पैरवी कर रहा है, भाई इतना बड़ा आदमी है। आपने कहा उसका पैरवीकार मोदी जी हैं। आयुष्मान कार्ड होगा, आयुष्मान कार्ड था। तो आपने कहा उसका पैरवीकार मोदी जी हैं। आप आयुष्मान कार्ड के तहत होने वाले ऑपरेशन और पैसे से होने वाले ऑपरेशन दोनों को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आयुष्मान कार्ड किन लोगों को दिया गया है? आयुष्मान कार्ड उन लोगों को दिया गया है जिनके पास अपनी सुविधाएं नहीं हैं, अपने रिसोर्स से अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड में जो भी हमें पैसा मिलता है या जो भी रिसोर्स, हम रिसोर्स कहेंगे, जो भी रिसोर्स हमें मोदी जी अवेलेबल कराते हैं, उससे हम लोग बेस्ट उनके लिए करके देते हैं। लेकिन जब वो कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास फ्री का भी है और 35,000 का भी है, तो जो 35,000 का जो विदेशी लेंस है वो तो उसमें लगाना मुश्किल है, मैं कहाँ से लगा पाऊंगा। लेकिन आप जो भी मेरे आयुष्मान के पेशेंट होंगे उनसे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिस पेशेंट को, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्राफ्टमैनशिप। हु इज योर मैकेनिक, हु इज योर क्राफ्टमैन। ऑब्वियस। तो मैं ही उनको ऑपरेट करता हूँ, चाहे वो आयुष्मान के पेशेंट हो या वो पैसे वाले पेशेंट हो। जैसे आपने कहा सेम ओटी में, सेम ऑपरेशन टेबल में, सेम डॉक्टर के द्वारा ऑपरेट नहीं। जैसे आपने कहा कि सर आप 300 रुपए का चश्मा खरीदिए, चाहे 30,000 का चश्मा खरीदिए, वो अल्ट्रावायलेट रे को 92% चाहे 3 चश्मा पहने तो करेगा, वो 92% तक क्लियर कर दे रहा है। तो वो जो, और वो भी 100% नहीं कर पाएगा। 10,000 वाला वो भी 96% 97% 4% बढ़ाएगा। 4% सेम उसी तरह से हम पूछना चाहते हैं कि आयुष्मान के तहत जो आप ट्रीटमेंट करते हैं और जो 35,000 में ट्रीटमेंट करते हैं, अंतर होगा। बहुत अंतर, बताऊं क्या अंतर है। आयुष्मान के द्वारा जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें एक पेशेंट की आंख में अच्छे तरीके से ऑपरेशन करके जो गाइडलाइन है, एक लेंस लगा देते हैं, जो लेंस सारी जिंदगी चलता है और सारी जिंदगी उसको रोशनी प्रदान करता है।
अब नए नए प्रकार के लेंस आ गए, जैसे जिसमें दूर का और नजदीक का दोनों। उसमें क्या होता है, दूर का ऑप्शन होता है, दूर की चीजें आपको साफ दिखेंगी, नजदीक के लिए आप चश्मा लगाएंगे। चश्मा लगाएंगे। चश्मा लगाएंगे। अब जो महंगे महंगे लेंस आ गए हैं तो दोनों को एडजस्ट कर रहा है। करेंगे। कुछ लेंस आगे हैं जो तीनों को करते हैं, दूर को भी, नजदीक को भी, और बीच में इंटरमीडिएट आता है कंप्यूटर, उसको भी। वो कंप्यूटर कैसे कर लेता है? नहीं, कंप्यूटर को भी, जैसे हमारे पहले के जमाने में जब ट्रेडिशनल हमारा काम होता था, जब कंप्यूटर हमारे पास नहीं था, तो दो तरह की विजन होती थी, डिस्टेंस विजन, नियर विजन। हाँ। नियर विजन मतलब जो भी चीज आपके हाथ के अंदर है उसको नियर मानते हैं। मेडिकल आंख के साइंस में जिस चीज को आप हाथ से पकड़ सकते हैं वो नियर है। हाँ। जैसे बच्चियां सामने बैठी हैं तो आपके साथ तो नजदीक बैठी होंगी, लेकिन आई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दूर बैठी है, उसको हम दूर दृष्टि से देखते हैं। नियर मतलब जो आपके जैसे हाथ इतनी दूर के अंदर जो चीज है वो नियर विजन है। अब एक और बीच में अब आ गया है इंटरमीडिएट, मतलब स्क्रीन, वो ना ही गोद में रहता है और ना ही दूर रहता है, बीच में रहता है। जी जी। अब कुछ लेंसेज होते हैं जो नियर और डिस्टेंस ठीक करते हैं, कुछ लेंसेज जो नियर, डिस्टेंस और इंटरमीडिएट के लिए भी काम करते हैं। ये सब कॉस्टली लेंस होते हैं। यानी आयुष्मान के तहत वो इंटरमीडिएट वाले की सुविधा उसमें नहीं है? नहीं, डिस्टेंस का है और नियर का भी नहीं है। इंटरमीडिएट और नियर है, उसके लिए आपको आयुष्मान का ऑपरेट हम करेंगे, दूर की चीजें साफ दिखेंगी। नजदीक और इंटरमीडिएट के लिए आप चश्मा लगाएंगे। हाँ, मतलब कि वो डायरेक्ट ऑपरेशन से नियर और इंटरमीडिएट का नहीं है। नहीं होगा, दूसरे से एकदम क्लियर दिखेगा, और जो लेंस आपको दिया जाएगा, लगाया जाएगा, वो सारी उम्र काम करेगा। और उसके बाद अगर आप ऑप्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो सब चीज नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा सर, अभी आपने मतलब विजन का बात किया, दृष्टि और दृष्टि दोष का बात किया। 10th में चैप्टर ही है सर, होता ही है। और आपके जरिए हम एक टीचर बताएगा तो वो कम अच्छा से बताएगा। देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाँ। और एक एस्टिग्मेटिज्म भी आता है। तो जो निकट दृष्टि दोष, ये दूर दृष्टि दोष, ये मिसनोमर है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष जिसको होगा उसको दूर के साथ दिखाएगा। मिसनोमर है, बहुत कंफ्यूजन है। मिसनोमर है। इससे अंग्रेजी में चले जाइए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब आपकी आंख में माइनस नंबर लगेगा, दूर की चीजें आपको साफ नहीं दिखेंगी। हाइपरमेट्रोपिया जनरली उसमें नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखती हैं, प्लस नंबर लगता है। लेकिन अगर प्लस नंबर बहुत ज्यादा है तो दूर की भी रोशनी खराब हो जाती है उसमें। मायोपिया में माइनस नंबर रहेगा, दूर की चीजें आपको नहीं दिखेंगी, नजदीक की चीजें आपको साफ दिखेंगी। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जनरली ये मानते हैं हम कि नजदीक की चीजें उसमें साफ नहीं दिखती। अगर हाइपरमेट्रोपिया का पावर ज्यादा, जैसे 2 से ज्यादा हो, 3 आ गया, 4 आ गया, अडैप्टर, तो दूर का भी रोशनी हाइपरमेट्रोपिया खराब करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, जब हम शिक्षक हैं और साइंस के ही शिक्षक हैं, मेडिकल की तैयारी की अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो जरा अफसोस है। अच्छी अफसोस क्या है, आप डॉक्टर नहीं बने तो डॉक्टर बना रहे हैं तो जो काम करिए। लेकिन पढ़ाते समय जब 10th का साइंस पढ़ाते थे सर, तो एक वर्ड आता था मायोपिया, जिसे हिंदी में आम भाषा में आप लोग समझे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, और उसमें दिखता है निकट का साफ। मिसनोमर है, मैंने ये आखिर क्या है? मिसनोमर है, कैसे बन गया तो चल रहा है, यानी गलत बन गया है। जो भी, अब इतने इसमें हम आपको नहीं बता सकते गलत बन गया या क्या बन गया है। अच्छा, इसको दूर कैसे करेंगे अगर माने बिना चश्मे के? बिना चश्मे के कैसे दूर करेंगे, वही तो पूछना है। देखिए, जहां तक मायोपिया का सवाल है, मायोपिया एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, जिसमें हमें ये बाईफेजिक होता है। एक बार मायोपिया शुरू होता है अर्ली स्कूल एज में, लाइक 5 साल, 6 साल, 7 साल में शुरू होगा, और ग्रेजुअली इसका नंबर इंक्रीज करता है, और ये 20 से 21 साल तक जाके सेटल कर जाता है। तो 20 से 21 साल तक आप डॉक्टर को हर एक साल दिखा के अपना एग्जैक्ट चश्मा नंबर ले लेते हैं, उसको पहनते हैं, आपका काम चलता है। जब आप 20 से 21 साल के हो जाते हैं, और फिर जब आपका चश्मा का नंबर बढ़ना बंद हो जाता है, जब आपने देखा कि हम 2 बार 3 बार डॉक्टर के पास गए और वही नंबर मेरा है, कांस्टेंट है, तो एक छोटी सी सर्जरी होती है, इसको हम बोलते हैं लैसिक। 10-15 मिनट की सर्जरी होती है, उसमें कोई पेनलेस सर्जरी होती है, उसको करा के आप चश्मे को हमेशा के लिए दूर कर सकते। अच्छा, मतलब कि 21 साल तक चश्मा पहनना पड़ेगा। अच्छा, घरेलू उपाय आंखों को सही करने का? हरी साग सब्जी खाइए, मोबाइल ज्यादा मत देखिए, यही सब है, और क्या। अच्छा, ऐसा है क्या कि गाजर खाने से आदमी की आंखें एकदम स्वस्थ रहती हैं हमेशा? गाजर में विटामिन ए होता है, रेटिनॉल होता है, तो वो रेटिना पे असर करता है, रेटिना को अच्छा रखता है। रेटिना को अच्छा मायोपिया में कुछ, रेटिना के अलावा कोरवाइड और स्क्लेरोटिक भी तो होता है। स्क्लेरा भी होता है, स्क्लेरा अलग है। देखिए, आंख के अंदर ना 3 लेयर्स होते हैं, 3 कोट। हाँ। तो सबसे ऊपर जो होता है, क्या कहते हैं, उसके अंदर आता है कॉर्निया और स्क्लेरा। हाँ। उसके पीछे हो जाता है आइरिस। अच्छा, आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरवाइड, और उसके बाद होता है रेटिना।
हम लोग रेटिना थ्योरेटिकल ही ना रेटिना देखे हैं को हम सर। लोग बोलते हैं न्यूरल लेयर्स, वो हमारा जैसे मैसेज पहुंचाता कैमरा है। का वो रील है। जैसे पुराने जमाने में रील होता था, हाँ कैमरा होता था, शटर होता था। तो शटर जो कैमरा था होता नहीं, कैमरा में रील होता था, लेंस होता था, शटर होता था। शटर हमारा यहाँ आईलिड है, ढक्कन। आईलिड खोलते हैं तो लेंस के ऊपर लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वो रेटिना मतलब रील पे पड़ती इमेज आपका बन जाता है। तो रेटिना न्यूरल लेयर है, कॉर्वाइड और उवियल टिश्यू बोलते हैं उसको। कॉर्वाइड हो गया, सिलरी बॉडी हो गया, आइरिस हो गया, ये वैस्कुलर लेयर है। और उसके ऊपर कॉर्निया है और स्क्लेरा इलास्टिक लेयर है जो उसको कवर करता है। जो हम बाहर से देखते हैं सामने वाला ये कॉर्निया है और व्हाइट वाला स्क्लेरा है। जी 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 सर, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं, हाँ। उसको हम जान लेना चाहेंगे क्योंकि ये मिथ है। कहा जाता है कि अगर किसी पॉइजनस स्नेक को आप मार देते हैं, उसको आंखें छोड़ देते हैं, ये ऐसा है, तो उसके आंखों में आपकी तस्वीर बन जाती है और नागिन आएगी तो बाद में काटे। क्या कहेंगे? हमें नहीं पता भाई साहब, इतना डीप नॉलेज मुझे नहीं है। मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि भाई मर गया तो उसका रेटिना सब फेल्योर हो गया, तो ऐसे नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे जरा? आप मुझे पता ही नहीं भाई साहब इसके बारे में, आप इसे डायरेक्ट पता ही नहीं हमने। ओके। आंखों का एक मशहूर बीमारी है सर, मोतियाबिंद। मशहूर मतलब मशहूर इसलिए कह रहे हैं कि सभी आए बताते दिन हैं। कभी कोई कांग्रेस वाले दूसरा वर्ड बोलते हैं, भाजपा वाले दूसरा अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कहता है लोग मोतियाबिंद हो गया, एक नया बीमारी आ गया। खैर, मोतियाबिंद वर्ड है सर और एक काला मोतियाबिंद है, दोनों क्या है सर? हाँ, मोतियाबिंद को इंग्लिश में कैटरैक्ट बोलते हैं। हाँ, कैटरैक्ट बोलते और काला मोतियाबिंद को ग्लूकोमा बोलते हैं। हैं, ग्लूकोमा बोलते दोनों ही अलग अलग टाइप की बीमारी है। जो कैटरैक्ट है, जो मोतियाबिंद है, ये इसको बोलते हैं एज रिलेटेड सेनाइल डिजेनरेशन। हैं। ये उम्र के कारण, बूढ़ा होने के कारण एक आंख के अंदर डिजेनरेशन हो जाता है। आंख के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो हमारी लाइट को रेटिना पे फोकस करता है। उम्र के साथ उसके अंदर गंदगी आ जाती है, वो गंदा हो जाता है, तो उसमें धूमिल पड़ जाती है, वो उसके अंदर से रोशनी अंदर नहीं जा पाती है, लेयर बैठता है क्या? कुछ गंदगी आ जाती है उसके अंदर। उसमें डिनेचुरेशन प्रोटीन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके कारण वो उससे थ्रू लाइट क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उसको वो कैटरैक्ट बोलते हैं। बूढ़े लोग में भी होता है, जवान में भी हो जाता है, चोट लगने से भी हो जाता है, गलत तरह की दवाइयाँ के इस्तेमाल से भी हो जाता है, साइड इफेक्ट से भी हो जाता है। तो आप इसको मोतियाबिंद कहते हैं। ये सरल इलाज है इसका। इसको हम ऑपरेशन करके उस गंदे हुए लेंस को निकाल के हमारे एक आर्टिफिशियल लेंस, जो आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, लेंस क्रिएट हो जाता है कि पहले से हो रहा है? होता है नाक के अंदर, नहीं, लेंस बोले गंदा हो जाता है। अच्छा, गंदा हो जाता हाँ, डर्टी हो जाता है, है, मतलब कहीं ना कहीं डर्ट उस पे डर्ट हो जाता है। हाँ। और उसको हम लोग निकाल के उसके अंदर एक हम आर्टिफिशियल लेंस, ह्यूमन मैन मेड लेंस उसके अंदर लगा देते हैं और काम खत्म। ये हो गया मोतियाबिंद। आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, जी जी। सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं बल्ले बल्ले। क्या मोतियाबिंद बच्चों में भी होता है सर? कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट मैं बताना भूल गया जी। उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ को कुछ किसी तरह रुबेला, बहुत सारी और तरह तरह के इन्फेक्शन है, किसी इन्फेक्शन के कारण या कुछ क्या कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण, या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट होता है। डेवलपमेंट जब हो रहा है, जब सारा बॉडी बन रहा है तो उस समय कुछ गड़बड़ हो गया उसके अंदर, कैटरैक्ट के अंदर, उसके अंदर कुछ लेंस के अंदर कुछ ओपासिफिकेशन, कुछ गंदगी आ जाती है। मतलब ये जनरली नहीं है, ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ये हो गया आपका कैटरैक्ट। ऑपरेशन कर दिया, लेंस लगा दिया, फिर तो बच्चों में हो जाए तो उनका बचपन में ही ऑपरेशन होगा कि? हाँ, जन्म लेते ही। अगर उसमें डिपेंड करता है कि दोनों आंख में है या एक आंख में है। एक आंख में है तो जल्दी करना है, दोनों आंखों में थोड़ा लेट कर सकते हैं, लेकिन उसको एज सुन एज पॉसिबल कराना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 3 साल में रोशनी पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। कैटरैक्ट मारेगा तो उसकी आंख में रोशनी नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब दूसरे केसेस में आंख को छोड़ दिया जाए तो लोग कहते हैं जरा बड़े हो जाने दीजिए तब ऑपरेशन होगा। आप एक ही बताइए, किसी का पेशाब का रास्ता बंद है, जी जी जी, तो बड़ा होता तो उसका किडनी खराब हो जाएगा, थोड़ी करेंगे आप। बेशक बेशक बेशक। तो वो डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरह की है। जी जी जी। अब किसी के हार्ट में सुराख है, वो चल नहीं पा रहा, बच्चा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, उसको सांस फूल रहा है, तो बच्चा मर जाएगा। तो बीमारी किस प्रकार की है उसी प्रकार से उसका ऑपरेशन होना है। अच्छा, ग्लूकोमा यानी कि हाँ, काला ग्लूकोमा मोतियाबिंद अलग क्या है सर? उसको काला मोतियाबिंद कहते हैं। ग्लूकोमा एक अलग तरह की बीमारी है। तो जैसे लिखा है काला मोतियाबिंद, उसको कहा गया है तो सही कहा गया, वो बहुत काली करोथी बीमारी, मतलब वो अच्छी बीमारी नहीं है। ग्लूकोमा में आपकी आंख की नसें खराब हो जाती है, मतलब जो
आंख को ना दिमाग से एक नस जोड़ी, उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स। तो क्या होता है कि काले मोतियाबिंद में जनरली आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व में सूखापन आ जाता है और ऑप्टिक नर्व सूख जाती है। तो दुखद ये है कि इतने मेडिकल साइंस के आगे जाने के बाद भी हम लोग सूखे हुए ऑप्टिक नर्व को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए अभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसको अर्ली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देने से हम लोग नस को सूखने से बचा सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि इसको काला मोतियाबिंद होने को काला मोतियाबिंद होने को कोई पहचान नहीं सकता। इसमें 2-3 रिस्क फैक्टर हैं। अगर रिस्क फैक्टर अगर आपके अंदर है तो उसको जांच, जैसे कि किसी को फैमिली हिस्ट्री है पहले से काला मोतियाबिंद, उसको दिखा लेना है। डायबिटिक हेरिडिटरी है, डायबिटिक वाले को दिखा लेना है, या जनरली अपने आई चेकअप करा लेना है। कैसा फील होता होगा तो हम समझ में आते, मतलब देखने में क्या ऐसा लगता होगा? बोलते हैं थीफ्स डिजीज। हाँ, ये चोर वाली बीमारी है। जी जी जी। ये आपको अंदर अंदर खोखला करते रहते हैं, जिससे चोर और डकैत में अंतर होता है। चोर क्या होता है, धीरे चोरी चुपचाप जाता है, वो जगह के ले जाता है। तो मोतियाबिंद को डकैत कह सकते हैं। मोतियाबिंद जब वो दिखाना कम हो जाएगा तब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, जाके इलाज कराइएगा। काला मोतियाबिंद आपको दिखेगा सब कुछ, अंदर अंदर से सामान गायब हो रहा है। तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ा डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं इसके, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ कैटरेक्ट के चक्कर में लगे रहते हैं। मोतियाबिंद लाओ भाई, ऑपरेशन करो, मस्त कर दो, पेशेंट को भेज दो। ये हमारे पेशेंट भी वैसे ही हैं, बस पे सवार होकर चले जाते हैं विदेश, नेपाल, और वहाँ जाकर ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद फिर दोबारा तो विदेश जाते नहीं है, बोलते हमारे तो आँख की ऑपरेशन हो गई, हम ठीक हो गए नहीं। अब कोनो आँख है चीज में कोई ऑपरेशन हुई, सही है, कितना इलाज हुई। हमारे पास इतने सारे पेशेंट जो भी नेग्लेक्टेड केसेस आते हैं काला मोतियाबिंद के, वो सब नेपाली पेशेंट आपके यहाँ काला मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट है? आज के जमाने से, जब से मैं हूँ तब से है। अच्छा, इसको चोर इसीलिए कहते हैं क्योंकि काला मोतियाबिंद को दृष्टि का साइलेंट चोर कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका सिम्टम ही कुछ नहीं दिखता है, एक हमला। एक आदमी को शुगर किसी को हो जाता है, बताता है क्या हमको हो गया है, तो टेस्ट कीजिए तो पता चलेगा ना शुगर है। शुगर पेशेंट को तब पता चलता है जब शुगर काफी उसको नुकसान कर चुका था। शुगर भी उसी प्रकार की बीमारी है जैसे काला मोतियाबिंद। जी 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 जी। अच्छा, एक बात बताइए सर, सर्जरी के बाद जैसे मोतियाबिंद हुआ, सर्जरी के बाद क्या दोबारा चश्मा पहना जा सकता है, पहनना पड़ता है? पता नहीं आपको कि सर्जरी के बाद दूर की रोशनी ठीक हो जाएगी, नजदीक लिए चश्मा पहनिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। अच्छा सर, लेकिन जब वो महंगा लेंस लगाइएगा तो चश्मा पे आपकी निर्भरता 99। आपने 3 तरह का बताया लेंस की, एक दूर को, एक नजदीक को, एक इंटरमीडिएट को। तो आप लोग जो कर देते हैं आयुष्मान के तहत, वो दूर वाला तो कर देते हैं और नजदीकी और इंटर के लिए चश्मा देते हैं। और वही चीज अगर मतलब महंगे लेंस वाला होता है तो वो तीनों को मैनेज कर लेता है, यही ना बताया? नॉट 100%, ऑलमोस्ट 90 to 95%, 94% तक वो ठीक कर देता है। अच्छा सर, कॉन्ट्रैक्ट लेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस। सॉरी, कॉन्टैक्ट लेंस मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट में, टच। कॉन्टैक्ट लेंस क्या है? कॉन्टैक्ट लेंस, और इसको बचाने का क्या तरीका? बचाना क्या है? कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, मतलब उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? देखिए कॉन्टैक्ट लेंस क्या है। कॉन्टैक्ट लेंस सॉरी तरह तरह का काम है उसका। हीरोइनों के लिए आंख के कलर बदलने का सामान है, आसमानी कलर कर लीजिए, हरा कर लीजिए, लगा लीजिए। और जो मायोपिया वाले लोग हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस अगर आंख के अंदर लगा लेंगे तो चश्मे से उनकी निजात मिल जाएगी। इसको निजात मिल जाएगी, चश्मे से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसकी कुछ अपनी ये है, क्या बोलते हैं, ये है क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्ट्रेन है उसके साथ। जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंस का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोज लगाना रोज निकालना, आंख के अंदर कॉन्टैक्ट में रहता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट में रहता है इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंस आंख में सटा रहता है। हाँ। अच्छा, ये काला वाला भाग उसी पे रखा रहता है, उसी पे रखा रहता है, चिपक जाता है। तो अगर आप धूल में काम कर रहे हैं फिर दिक्कत, आंख में धूल पड़ेगा, कॉन्टैक्ट लेंस अंदर जाएगा तो कॉर्निया पुतली को वो डैमेज कर देगा। हाइजीन को मैंने बहुत मेंटेन करना पड़ता है, इन्फेक्शन हो गया तो आंख को खराब करेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने फिल्म देखा था बाजीगर मूवी, आपने भी देखा होगा। उसमें शाहरुख खान ऐसे लगाता है वो तो स्टाइल है, फिर हटाता है। क्या वो कॉन्टैक्ट लेंस ही दिखाता है? वही लगाता होगा अगर आंख के अंदर लगाया तो कॉन्टैक्ट, उसके आंख का कलर चेंज हो जाता था ना उससे। हाँ, आंख का कलर चेंज होता है, यानी कलर है। ऐसे करके ऐसे दबा दीजिए तो बाहर आ जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसा लगा लीजिए। जो पहले से है वो क्या मतलब, मान लीजिए जो है हमारे अंदर उसी को ना सेफ के लिए आप कॉन्टैक्ट लेंस नहीं करेंगे। जैसे चश्मा लगाते हैं, चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे आप मतलब एज चश्मा ही है, वो चश्मा है या कलर को चेंज करने का, आंख के कलर को चेंज करने का तरीका है वो। अच्छा सर, धूप का चश्मा लोग लगाते हैं। हम सर ये पॉडकास्ट केवल ज्ञान के लिए कर रहे हैं कि लोगों को ज्ञान पहुंचे। धूप का चश्मा लोग लगाते हैं, उसी में फैशन जोड़ देते हैं।
तो फैशन के अलावा भी धूप के चश्मा लेते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कुछ नहीं, उसमें यूवी प्रोटेक्शन है कि नहीं, हल्का है कि नहीं, आपको फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो आपको पहनने में कंफर्ट होना सबसे चाहिए। इम्पोर्टेंट वही चीज है ना। हाँ, तो अगर नाक पे चुभ रहा हो, यहाँ गड़ रहा हो, आँख के तो ऊपर यूवी प्रोटेक्शन की जो बात की है कि वो अल्ट्रावायलेट को ठीक से कर रहा है, तो वो कैसे पहचानेंगे कि उसके लिए ब्लू लाइट होता है उनके पास, तरह तरह के उनके पास जुगाड़ होता है, जब दुकानदार बता देगा। दुकानदार बता और देगा? उसको कुछ नहीं करना है, आप कोई भी चश्मा लगाते हैं यूवी प्रोटेक्टेड है वो। है, पहले ही बताया था आपने कि 92% प्लास्टिक का भी हुआ तो 92% यूवी रोक जैसा लेगा। प्लास्टिक का ही होता है, उसमें क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक वेरी करता है। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए, जब जैसे कि मान लीजिए कि वो चश्मा हमने खरीदा, तो उसमें कोई भी चीज ध्यान देने की जरूरत नहीं, खाली कंफर्ट हो तो ठीक है। ओके, हाँ, 300 में क्या खोजिएगा? 300 में नहीं खोज रहे हैं हम, 30,000 का ले रहे हैं। तो अगर सनग्लास, 30,000 में बस सोचिए कि सोना वोना का है कि नहीं, उसके अंदर डायमंड लगा है कि नहीं, वो सब देख सकते हैं आप। और लोग के पास ये ब्रांड, लोग जैसे कुछ ऐसा ब्रांड आप खरीद लिए लुई विटॉन, हाँ। लोग को पता ही नहीं है, हाँ, तो फिर ऐसा खरीदिए, रेबन वेबन खरीदिए जो यहाँ के लोग, यहाँ के लोग जानते हैं लेवल में हो। इन लोग को जला सके आप। हाँ। अच्छा सर, आंखों को ताउम्र सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? ताउम्र सही रखने के लिए आंखों को आप क्या कर सकते हैं? क्या करें कि हमारा आंख हमेशा सही रहे? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्वस्थ खाइए पीजिए और आंख को चोट से बचाइए। आंख का एक ही सबसे बड़ा, आपका आंख का एक ही क्या दुश्मन है, वो चोट। आंख को चोट लगने से बचाइए। बचाएं। और आंख आपकी ठीक रहेगी, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। नहीं। अनावश्यक बिना डॉक्टर से पूछो उसमें ड्रॉप मत डालिए, खुद से दुकान से जाकर ड्रॉप मत डालिए उसके अंदर। लोग जनरली ले लेते हैं, मेडिकल शॉप से लेते हैं। यानी कि अगर आपको आंखों को हमेशा सही रखना है तो चोटों से बचाएं। बस। और खाने में किन कोई चीज है क्या कि जो खाने का सेवन करे तो आंखों के लिए बेहतर? हरी साग सब्जी खाइए, मैंने पहले बताया आपको। गाजर जैसे एक विटामिन ए प्रश्न रहेगा, रेटिनॉल है उसके अंदर, रेटिना के लिए अच्छा है। तो ये तो सब थी आंखों से संबंधित बातें सर। आंखों को कोई भी समस्या हो तो लोग आपके पास जाएं और चाहे अच्छे आई स्पेशलिस्ट से दिखाएं। और सर ने जैसे कहा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वही आंखों के डॉक्टर हैं, इससे पहले लोग डॉक्टर कहलाने लायक नहीं है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस नहीं है। वो अपने आप आपने पहले कहा कि एमबीबीएस नहीं है तो डॉक्टर नहीं है। नहीं, वो अपने आप को डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन है नहीं। अब कोई भी डॉक्टर फिर में आपने कहा ना, एक क्राइटेरिया है ना डॉक्टर बनने के लिए। पीएचडी भी तो डॉक्टर ही है। तो डॉक्टरेट वो तो साहित्य और भी सब्जेक्ट्स के अनुसार होगा। हाँ, अब लोग उससे इलाज करावे ना करावे वो लोगों का, इससे मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप ऑप्टोमेट्रिस्ट से दिखाइए, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन से दिखाइए, या किससे दिखाइए, या किसी से मत दिखाइए। आपने मुझसे पूछा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या है, तो मैंने बताया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए बेसिक डिग्री है बीबीएस, ऑप्टोमेट्रिस्ट, और जो भी सो कॉल्ड लोग हैं, जो सो कॉल्ड जो टेक्नीशियन है, उनके लिए कोई एमबीबीएस की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उनको कुछ तो क्या वो मेडिकली मतलब फ्री होके वो चेकअप कर सकते हैं? वो टेक्नीशियन हो तो वो हिंदुस्तान के लॉ के हिसाब से आंखों का इलाज नहीं कर सकते, फिर भी करते हैं। तो बहुत ये कौन हिंदुस्तान में कौन आदमी लॉ के साथ चलता है? जो मूर्ख भाई कानून के साथ चलता है। अच्छा सर, आपका जिले का एक रेनाउंड हॉस्पिटल चलता है, सुमन हॉस्पिटल, आपकी माताजी के नाम से है। हॉस्पिटल चलता नहीं है, एक हम लोग मिलजुल के एक संस्था को चला रहे हैं। नहीं, हमको चूंकि हम भी गोपालगंज से हैं तो हमको पता है सर, वहाँ अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं और सब लोग स्पेशलिस्ट हैं। जैसे जमाल सर के बारे में यूरोलॉजिस्ट हैं। उस आपने क्या सोच के सर ये एक तरह से देखा जाए सुपर हॉस्पिटल है वो? नहीं, मैंने इसको सोच के कभी नहीं बनाया। हमने जब हम बाहर पढ़ाई करते थे, जब हमारे माता पिता यहाँ काम करते थे, तो हम लोग थोड़ा कंजस्टेड जगह पे थे, मरवाड़ी मोहल्ले में। जी। हमने कहा कि जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं उनको थोड़ा सा एयरी जगह मिले, शुद्ध वातावरण मिले, और आराम से बैठे अपना इलाज कराए, अपने घर की तरफ जाएं। उसी को लेकर हमने एक छोटा सा अस्पताल अपना बना लिया। हम हैं, मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर साहब रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारी वाइफ है, मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मेरे माँ बाप हैं, कुछ हमारे मित्र हैं। शुरू तो एक आपकी माता जी ने किया, 1950 साल पहले किया, 51 साल पहले किया। 1973 में वो आके अपना, मेरे माता और पिता ने 1973 में अपना यहाँ पे कार्य शुरू किया, मेडिकल अपना डॉक्टर बन गया था 1973। नहीं, आप लोग जब बंजारी शिफ्ट हुए, हाँ, तो 2014, 15, 16 में वो बन के तैयार हुआ। आपके साथ पहला डॉक्टर फैमिली के अलावा कौन जुड़ा था? फैमिली के अलावा बहुत सारे पहला डॉक्टर एसबी प्रसाद हैं,
बच्चे के डॉक्टर हैं। अभी आपके साथ कितने डॉक्टर हैं और किस किस फील्ड के हैं? पब्लिक को जानकारी मिलेगा तो लोग पहुंचेंगे। ऐसे नहीं, हमारे पास देखिए मेन हमारा गायनी का हॉस्पिटल है, जो मेरे माता जी का और मेरे हम लोग की डॉक्टर कविता है, डॉक्टर पूनम है, जो मिल के देखते हैं। उसके बाद मेरे पिताजी हैं, जो थोड़ा फिजिशियन का काम भी करते हैं, और थोड़ा स्किन की बड़ी उम्र हो गई है उनकी, थोड़ा बहुत वो भी मरीज देखते हैं स्किन के लिए, स्किन का काम करते हैं। फिर डॉक्टर प्रबंजन है, जो शुगर वगैरह का अच्छा इलाज करते हैं, फिजिशियन है। डॉक्टर जमाल के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो यूरोलॉजिस्ट, एकमात्र यूरोलॉजिस्ट हैं आपके। डॉक्टर एस बी प्रसाद। यूरोलॉजिस्ट को क्या कैसे कहेंगे? यूरोलॉजिस्ट है। और आप बताइए यूरोलॉजिस्ट क्या है? यूरोलॉजिस्ट का मतलब है ऐसे डॉक्टर जो आपके किडनी के नीचे के भाग को, किडनी में पत्थर हो या पेशाब के रास्ते में पत्थर हो या कोई ट्यूमर हो या किसी प्रकार की चोट लग गई या ब्लड आ रहा है या पेशाब रुक रहा है, इन सब का इलाज वो लोग सर्जिकल तरीके से करते हैं। और सर्जन भी हैं, वो यूरोलॉजिस्ट है, वो हो गए। फिर हमारे साथ डॉक्टर एस डी प्रसाद बताया दिया मैंने, एक डॉक्टर नेफ्रो के डॉक्टर है, डॉक्टर अरुण, किडनी के डॉक्टर हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वो है। ये लोग हैं हम लोग। और आपके यहाँ डायलिसिस की भी सुविधा है? डॉक्टर अरुण कुमार के अंदर वो डायलिसिस सेंटर, वो नेफ्रोलॉजिस्ट है ना, किडनी के डॉक्टर है, तो वो डायलिसिस वगैरह करते हैं। एक सोशल वर्किंग में मुझे बहुत मन लगता है, अच्छा भी लगता है, और लोगों को, असहाय लोगों की सहायता करना है। तो मान लीजिए सर, आजकल मेडिकल बहुत महंगा भी हो गया है और ऐसे भी आपका सब पर्सनल खर्च वाला है। अगर कोई वीक बहुत लोग हो, अगर सर मेडिसिन की व्यवस्था को कैसे आप देखते हैं? मेडिकल बहुत महंगा आप कहना चाहते हैं तो मैं अब इस बात से आपको डिनाई करूंगा। देखिए, इन चीज़ों को मेडिकल महंगा है ये कहने से पहले आप हिंदुस्तान के मेडिसिन और मेडिकल को और दूसरे जो भी हिंदुस्तान जैसे कंट्री जिससे कंपेयर करना चाहिए पहले आपको। जैसे कि पहले आप और कमोडिटीज़ को कंपेयर करें, जैसे मोबाइल है या खाने का सामान है, और वैसे एक मेडिकल भी चीज़ जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको कंपेयर करेंगे अगर आप दूसरे जगहों से, तो हिंदुस्तान में मेडिकल पूरे दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे उत्तम क्वालिटी का मेडिकल यहाँ मौजूद है। सबसे सस्ता और सबसे उत्तम क्वालिटी का। हिंदुस्तान में अभी भी सबसे अधिक फॉरेनर्स आते हैं इलाज कराने। हम महंगे होते, अब वो भी आके हमारे यहाँ गोपालगंज में नहीं इलाज कराते, वो मैक्स में, जो हमारे लिए बहुत लुटेरा अस्पताल जिसको हम लोग कहते हैं, तो बड़ा ही गंदा शब्द है, मैक्स में, मेदांता में, अपोलो में, फोर्टिस में आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको महसूस होगा पता है दूसरे देश में आ गए हैं। यहाँ पे इतने अधिक फॉरेन पेशेंट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ मेडिसिन अभी भी दुनिया में सबसे सस्ता है। अगर आप जाके ब्लॉग देखेंगे विदेशियों का तो सब बताएंगे आपको कि यहाँ पे दवाइयाँ और ये सब कितना और देशों की तुलना में हमारा देश। लेकिन एक चीज आपने ही बताया कि इनकम का वेरिएशन बहुत है हमारे देश में। हाँ, कोई 5,000 कमाता है और कोई 5 करोड़ भी कमाता है। एकदम ऐसे स्थिति में तो उसके लिए आपको उसके लिए मोदी जी और या जो गवर्नमेंट है आयुष्मान कार्ड दे रही है ना, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए मिलते हैं आपको, सर। उससे आप हार्ट का भी इलाज करा सकते हैं। यहाँ आपसे सर एक डॉक्टर के नाते और आपसे हम कहेंगे इस बात को आगे भी बढ़ाइए कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ऑपरेशन वगैरह कुछ संबंधित हैं वो तो आयुष्मान के तहत हो जाते हैं। फिजिशियन के तरीके पे अगर किसी डॉक्टर को दिखाना हो, इसकी सुविधा शायद अभी भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिजिशियन बहुत लोग हैं जो शहर में हैं, जो सस्ते दामों में नहीं, जो जैसे कि आयुष्मान के तहत अगर हम मान लीजिए हमारा, देखिए वो संभव नहीं है ना। देखिए होता क्या ना कि आप कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ें जब आती हैं, कोई भी सरकारी अगर क्या बोलते हैं उसको, सरकारी कार्यक्रम कोई भी चलता है, कोई भी चीज़ें आती हैं ना, तो लोग उसका नाजायज फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। ये भी है, वैसे भी लोग। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लगाया है कि भाई हम किन चीज़ों में आयुष्मान के थ्रू दिखाएं, समझ रहे हैं। तो जैसे जो भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी जान जाने का खतरा है, या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप नहीं करेंगे क्रिटिकल हो जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट को तो पूरे जो हमारी 140 करोड़ जनता है सबको ठीक रखना है, सबको अच्छा करना है, बैलेंस करना। हाँ। तब कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को सर में हल्का सा दर्द हो गया तो बहुत कारण से हो सकता है, चश्मे के नंबर से हो सकता है, या माइग्रेन से हो सकता है, क्लस्टर हेडेक से हो सकता है, साइनसाइटिस से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। तो वो ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए वो थोड़ा उसको बर्दाश्त भी कर सकता है और थोड़ा बहुत बाम लगा के एक गोली खा के वो उसको ठीक कर, मतलब छोटी चीज़ों को खुद से भी आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ तो आप खुद से करेंगे, शरीर तो आपका है ना,
सारी चीजें आप गवर्नमेंट पे ही डाल देंगे, लोगों पे नहीं डालेंगे। कुछ तो चीजें आपने जब शरीर लिया है और जब आप काम कर रहे हो तो कुछ तो अपना ख्याल खुद से रखोगे ना, आप बेशक करोगे। अरे तो उसके लिए और भी पॉलिसीज हैं, तो अगर आप दूसरी पॉलिसीज भी कराते हैं, जैसे जैसे हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है लोगों से, तो उसमें भी खुजली का, पानी का वो भी नहीं देता है। अच्छा सर, हार्ट तो बड़ी चीज है, वो है उसमें ना, नेफ्रो बड़ी चीज लगा सकते हैं, नेफ्रो बड़ी लगा चीज सकते हैं। हमारे डायलिसिस लगातार होता है आयुष्मान के थ्रू। अच्छा, आपके यहाँ डायलिसिस आयुष्मान के तहत होता है ना सर जी। हार्ट स्पेशलिस्ट आप एक डॉक्टर हैं और बढ़िया आपका हॉस्पिटल चलता है, ऐसी स्थिति में क्या निकट भविष्य में आपके यहाँ हार्ट की भी फैसिलिटी हो सकती है क्या? देखिए हमारे अस्पताल आयुष्मान के तहत हमारे अस्पताल में अभी तक जो फैसिलिटीज आई हैं, वो लोग आए, लोगों ने मुझसे कहा कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो जुड़ते गए, अपना काम बोलो इंडिपेंडेंट तरीके से करते गए। तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि अगर हमारे हार्ट आ जाएगा या अगर हमारे यहाँ कल गैस्ट्रो आ जाएगा, वो संभव नहीं। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत हाई हेडेड लोग होते हैं, वो दूसरे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते और अपने खुद के ऊपर ही रहना चाहते हैं, डिपेंडेंट रहना चाहते। और मैं भी खुद ही फिजिशियन, मैं खुद ही सर्जन हूँ, अपने कामों में लगा रहता हूँ, तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं किसी को जाऊँ, किसी से बात करें। नहीं, मतलब एक समाज सेवा में आप अग्रसर रहते हैं, तो एक यहाँ जरूरत है। अगर कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट अगर हमसे बोले डॉक्टर साहब हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हमारे लिए आप ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल कराइए, हम लोग रिजनेबल रेट पे इलाज करेंगे, तब उनका वेलकम है। हम तुरंत उस चीजों को ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सब ऑन कैमरा ही है, आप कभी भी इसको आप चेक कर सकते हैं। मतलब कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपसे संपर्क करे तो कार्डियोलॉजिस्ट अगर आप बताएं आपके थ्रू हो जाए, किसी के थ्रू अगर वो चाहता है कि हम इन्वेस्ट करें उसके लिए और वो गोपाल में आके लोगों को अच्छी सुविधाएं देना चाहता है, अगर वो देने में सक्षम है, जिसकी कार्डियोलॉजी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, उसमें क्या कार्डियोलॉजिस्ट है, कुछ इंटरवेंशन हुआ तो उसके लिए आईसीयू, प्रॉपर ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर वो पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि रोज दिन भर में कार्डियोलॉजी का कितना इंटरवेंशन हो रहा है, उस हिसाब से जो पैसा जनरेट होता है उससे हम लोग आईसीयू में भी उसको इन्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर को भी देते हैं। 24/7 वहाँ पे डॉक्टर्स रहने चाहिए। और चीजें ना भले आप ना खोले तो वो ज्यादा अच्छा है, अगर आप खोल दें, खोलने के बाद बदनामी हो वो अच्छा कि भाई इतना पैसा इन्होंने ले लिया। अब जान का कीमत हम लोग क्या, लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं, या बहुत लोग के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उससे अच्छा है कि उन चीजों को ना करते उसको ना करें। यानी तेते पांव पसारी है, जाते लंबी सौर, वो ना कराए, ना करे कि आप उसमें जाके फंस जाए, फिर लोग आपका और आपके बारे में उल्टा सीधा लिखे और कहे कि नहीं तो बेकार बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे पैसा ले लेते हैं वैसे कर, लेकिन उनके पीछे क्या हार्डवर्क है, कितना खर्चा है, वो उनको समझ में नहीं आता, लोग बोलते रहते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि आंख यानी शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना सर ब्रेन कंट्रोल सारे को करता है, लेकिन आंख के बिना दुनिया अंधेरा है। आंख के बिना ब्रेन ही काम नहीं करेगा, दिखाई नहीं देगा कि क्या करना है। इसलिए हम यही सुझाव देंगे सब किसी से कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप अपने आंख को नजरअंदाज मत कीजिए। लोग करते हैं जनरली, आई ड्रॉप लेके करते हैं, दो आंख है, लोग समझते हैं वो खराब हो जाए, एगो से काम चल जाए। सही है। आज हमारे पॉडकास्ट पे डॉक्टर विशाल जी आप आए, आपका हृदय से अभिनंदन। बहुत ज्यादा बातें कर ली हम लोगों ने। उम्मीद सर, ये हम बार बार बता रहे हैं कि हम ये पॉडकास्ट नहीं ले रहे हैं, एक जानकारी फैला रहे हैं लोगों को, पता नहीं लोग थक ना जाए इतनी बातें सुन सुन के। नहीं थकेंगे नहीं, इनको पार्ट वाइज हम लोग कर लेंगे। चलिए, आप आए हमारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, और सब जो हमारे कैमरा वाले लोग हैं इनका भी बहुत मेहनत लगता है इसके अंदर। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारी जानकारी सही लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में सुझाव भी जरूर देंगे क्या करना है। सर आप भी जरा निवेदन कर दें कि लोग ध्यान देंगे। जरूर करिए सर, आप इतनी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं, और मैं जरूर कहूंगा, मैं जो यहाँ पे मैंने कहा है, आप कभी भी आके मुझे चेक कर सकते हैं कि मैं फ्री में इलाज करता हूँ या नहीं करता हूँ। आप कभी भी आए मुझे चेक करें, और नहीं आज मैं करता हूँ तो आप सर को इसका कंप्लेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और वो कंप्लेन हम इन तक पहुंचा देंगे। नहीं, कंप्लेन आप फेसबुक पे डाल दीजिए ना। फेसबुक पे डाल देंगे, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे।